डोमेन है। ठीक है, ये स्टडी कर रहे हैं हम कि जो हमारे पास एक्सोप्लाज्मिक डोमेन है वहां पे एक्सोप्लाज्म की तरफ क्या होती है, बाइंडिंग साइट। ठीक है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है, लिगैंड बाइंडिंग साइट प्रेजेंट होती है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, जो हमारे पास सेल सरफेस होते हैं। ठीक है, सेल सरफेस रिसेप्टर, ये किसकी बात कर रही हूँ मैं, सेल सरफेस रिसेप्टर्स की। तो हमने अभी तक ये स्टडी किया, जो हमारे पास सेल सरफेस रिसेप्टर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, रिसेप्टर प्रोटीन्स ही होती हैं, पर ये कैसी प्रोटीन्स होंगी, ये होती है हमारे पास ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। ठीक है, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन क्यों बोला इनको, क्योंकि हमारी मेम्ब्रेन को क्या करती हैं, स्पैन करती हैं। ठीक है, और यहाँ पे इसको बोलते हैं हम ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन। ठीक है, और यहाँ पे आ जाता है मेरे पास साइटोप्लाज्मिक डोमेन। ठीक है, यही बात कर रहे थे हम इतने दिन से। ठीक है, तो हमने अभी तक क्या पढ़ा, सेल सरफेस रिसेप्टर्स के बारे में पढ़ा, जो सेल के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, और यहाँ पे जो बाइंडिंग होगी वो कहाँ पे होगी, एक्सोप्लाज्मिक साइट पे होगी। ठीक है, जबकि मैं बात करती हूँ किसकी, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स की। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम किसकी बात करेंगे, आज हम बात करेंगे इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स की। देखो, जो हमारे पास इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स हैं वो कहाँ पे होंगे, वो सरफेस के ऊपर प्रेजेंट नहीं होंगे, वो होंगे सेल में। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास जो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स होंगे वो भी कैसे होंगे, ये भी होंगे तो कैसे, प्रोटीनेशियस इन नेचर ही होंगे, प्रोटीन से ही बने होंगे। तो कैसे होंगे, ये ही प्रोटीनेशियस ही होंगे, बट कैसे होंगे, ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स नहीं होंगे ये। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दूं मैं, दे आर नॉट ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, नॉट ट्रांस मेम्ब्रेन होंगी, तो प्रोटीन्स ही होंगी, पर कैसी नहीं होंगी, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स ये नहीं होंगी। ये हमारे पास नॉट ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। ठीक है, अब यहाँ पे जो रिसेप्टर होगा, ठीक है, इनके केस में जो रिसेप्टर होगा, ठीक है, तो वहां पे जो बाइंडिंग होगी, ठीक है, रिसेप्टर कहाँ पे प्रेजेंट होगा, आर फॉर रिसेप्टर, रिसेप्टर प्रेजेंट इनसाइड द सेल। ठीक है, जो रिसेप्टर होगा वो सेल के अंदर प्रेजेंट होगा। अब इनसाइड द सेल में बात करें तो या तो किस में होगा, या तो वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होगा, या फिर कहाँ पे होगा, या फिर हमारे पास वो न्यूक्लियोप्लाज्म में प्रेजेंट। ठीक है, तो सेल का जो रिसेप्टर है, यहाँ पे सेल का जो रिसेप्टर होगा किसी भी लाइगेंड का, प्राइमरी मैसेंजर का, उसके सेल के सरफेस पे ना होके किस कहाँ पे होगा, वो प्रेजेंट होगा या तो न्यूक्लियस में या तो साइटोप्लाज्म में। ठीक है, मान लो ये मेरे पास सेल है। ठीक है, तो यहाँ पे रिसेप्टर कहाँ पे होगा, ये इसका न्यूक्लियस हो गया, या तो न्यूक्लियस के अंदर रिसेप्टर होगा या तो साइटोप्लाज्म के अंदर रिसेप्टर होगा। ठीक है, ये मैंने बना दिया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर जो प्लाज्मा होता है उसको हम बोल देते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, तो या तो न्यूक्लियोप्लाज्म में रिसेप्टर होगा, और ये सेल, ये हो गया मेरे पास साइटोप्लाज्म, या तो साइटोप्लाज्म में रिसेप्टर प्रेजेंट होगा। ठीक है, इसलिए क्या बोला इनको, इसलिए बोला इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। क्लियर है इतना? ठीक है, यस मैम। अब देखो, अब यहाँ पे जो भी आपके पास, अब जो भी आपके पास क्या होगा, जो रिसेप्टर होगा। ठीक है, अगर रिसेप्टर कहाँ पे है, साइटोप्लाज्म में अगर हमारा रिसेप्टर प्रेजेंट है। ठीक है, आपको पता है जब भी सिग्नलिंग होगी तो आपके पास क्या होगा, रिसेप्टर लाइगेंड को लेके इसको किसके पास आना पड़ेगा, फाइनली इसको आना किसके पास पड़ेगा, न्यूक्लियस के पास ही आना पड़ेगा। तो लास्ट जो जीन एक्सप्रेशन होगा वो कहाँ होगा, वो तो न्यूक्लियस में ही होगा, पर क्या होगा, जो रिसेप्टर होगा उसके वो कहाँ पे हो सकता है, वो आपका साइटोप्लाज्म में भी हो सकता है और न्यूक्लियोप्लाज्म में भी हो सकता है। फाइनल जीन एक्सप्रेशन हमेशा कहाँ आएगा, वो तो न्यूक्लियस के पास से ही आएगा, क्योंकि न्यूक्लियस के पास ही क्या होता है, डीएनए होता है। ठीक है, तो इस रिसेप्टर के पास क्या होना चाहिए, इसके पास होता है आपके पास एनएलएस। ठीक है, न्यूक्लियस लोकलाइजिंग सिग्नल, जो क्या करता है, जो रिसेप्टर को आफ्टर बाइंडिंग, लाइगेंड से बाइंड करने के बाद उसको कहाँ पे लेके आ जाता है, माइग्रेट कर जाता है न्यूक्लियस के पास। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं मैंने, तो हमारे पास जो रिसेप्टर्स होते हैं उनके पास क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस लोकलाइजिंग सिग्नल। बात क्लियर है? यस मैम। ठीक है, तो देखो ये मेरी हो गई सेल।
ठीक है, ये हो गया इसका न्यूक्लियस, ये हो गया इसका साइटोप्लाज्म, ठीक है, और ये हो गया इसका न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के अंदर का जो प्लाज्म है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या बोला, जो रिसेप्टर होगा या तो यहाँ पे प्रेजेंट होगा या तो यहाँ पे हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है। अब देखो, जब भी हम किसकी बात करेंगे, जब भी हम साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर की बात करेंगे, ठीक है, तो इन केस ऑफ साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर, ठीक है, या फिर सिंपल मैं क्या बोल देती हूँ, इंट्रासेलुलर, ठीक है। जो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर है उसमें लाइगेंड की तरह कौन काम करेगा, जितने भी हमारे कौन से होंगे, स्टेरॉइड हार्मोन, ठीक है, जो इजीली क्या कर सकते हैं, जो मेरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस कर सकते हैं, वो सारे कैसे आएंगे, वो सब इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स, उन सभी के रिसेप्टर्स कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, या तो साइटोप्लाज्म में होंगे या न्यूक्लियोप्लाज्म में होंगे। और जो मेरी मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते, उन्हीं के रिसेप्टर कहाँ पे होते हैं, सेल के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इंट्रासेलुलर रिसेप्टर में जो लाइगेंड की तरह एक्ट करेगा वो कौन करेगा, जितने भी मेरे पास स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, प्रोजेस्टेरोन हो गया, टेस्टोस्टेरोन हो गया, ठीक है, एस्ट्रोजन हो गया, ये सारे कैसे हैं, स्टेरॉइड हार्मोन, ठीक है, सेक्स हार्मोन, ठीक है। जितने भी स्टेरॉइड हार्मोन होंगे, ठीक है, मेरे पास थायराइड हार्मोन हो गया, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं विटामिन डी, ठीक है, रेटिनोइक एसिड, एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये सारे मेरे पास किसकी तरह काम करेंगे, लाइगेंड की तरह एक्ट करेंगे, क्लियर है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं आपको स्ट्रक्चर बताती हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो हमारे पास रिसेप्टर होता है, रिसेप्टर क्या है, मैंने बोला प्रोटीन है, ठीक है, तो उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसे होता है। सॉरी, इसके पास प्रेजेंट प्रोटीन है तो क्या प्रेजेंट होगा, एन टर्मिनल प्रेजेंट होगा, ठीक है, ये हो गया मेरे पास। अब ये वाली साइड हो गई, ये हो गया इसका एन टर्मिनल, प्रोटीन है, तो प्रोटीन में दो टर्मिनल होते हैं, एक एन टर्मिनल होता है, एक सी टर्मिनल होता है, ठीक है। अब ये इसके पास क्या होगा, यहाँ पे एक डोमेन प्रेजेंट होगा ऐसे, ठीक है, इसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेशन फंक्शन 1, ठीक है। तो इस डोमेन का नाम होता है AF1, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा डोमेन प्रेजेंट है, AF1, जिसको हम क्या बोल देते हैं, ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेशन फंक्शनल डोमेन, ठीक है। ये फंक्शन 1 डायरेक्टली लिख सकते हैं, फंक्शन 1 डोमेन, ठीक है। अब ये जो मेरे पास फर्स्ट है AF1, ठीक है, ये कैसा होता है, लाइगेंड इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है, ये लाइगेंड के साथ बाइंड नहीं करता है, ये कैसा होगा, लाइगेंड इंडिपेंडेंट होता है, क्लियर है। और इसको हम बोल देते हैं A एंड B डोमेन, ठीक है, A/B, A एंड B डोमेन भी बोल देते हैं, ठीक है। तो इसके स्ट्रक्चर के ऊपर भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि कौन से डोमेन को क्या चीज बोली जाती है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास D एंड D डोमेन, ठीक है। D एंड D डोमेन का मतलब क्या है, मतलब इसके बीच में यहाँ पे एक ऐसे मेरे पास और डोमेन आ जाएगा, ये जो मैंने बनाया ये वाला, ठीक है, इसको हम बोलते हैं D एंड D डोमेन। D एंड D डोमेन का मतलब क्या है, DNA बाइंडिंग डोमेन, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, तो हम बोल देते हैं DNA बाइंडिंग डोमेन, ठीक है। मतलब ये जो डोमेन साइट होगी वो किससे बाइंड करती है, DNA के साथ बाइंड करती है, इसलिए क्या बोल देते हैं इसको, DNA बाइंडिंग डोमेन। अब इसमें जो याद रखने की बात है वो ये है कि कई बार पूछा जाता है जो D डोमेन है उसमें कौन से आयन का यूज किया जाता है, ठीक है, कौन सा आयन प्रेजेंट होता है उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं 2 जिंक, ठीक है,
बाइंडिंग मॉडिफायर, तो यहाँ पे जिंक का यूज होता है, तो ये इनको हम बोलते हैं 2 जिंक बाइंडिंग मॉडिफायर। ठीक है, मॉडिफायर बोल सकते हो आप, साइट बोल सकते हो। तो इनके पास क्या होती है, 2 जिंक बाइंडिंग क्या होती है, साइट प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो हमने क्या बोला, इनके पास क्या होगा, एक तो जिंक आयन, ठीक है, एंड यहाँ पे प्रेजेंट होता है सिस्टीन अमाइनो एसिड। ठीक है, तो यहाँ पे 2 साइट्स होती है। ठीक है, एक तो क्या करेगा, एक तो जिंक के साथ बाइंड करता है। ठीक है, और इनमें से 2 साइट्स में से एक साइड किसके साथ बाइंड करेगी, सिस्टीन अमाइनो एसिड के साथ बाइंड करती है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं डी एंड डी डोमेन, और डी एंड डी डोमेन को हम रिप्रेजेंट करते हैं सी से। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है मेरे पास, दैट इज द एल एंड डी डोमेन। ठीक है, तो नेक्स्ट मेरे पास आ जाता है ऐसे एक और डोमेन जिसको हम बोलते हैं एल एंड डी डोमेन। ठीक है, इसमें डिफरेंट पार्ट होते हैं, इसमें फर्स्ट आ जाएगा एल एंड डी डोमेन। ठीक है, अब जो एल एंड डी डोमेन है उसको हम बोलते हैं लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन। ठीक है, या फिर डायरेक्ट इसको एल बी डी भी बोल देते हैं। ठीक है, एल एंड डी भी बोल देते हैं और एल बी डी भी बोल देते हैं, एक ही बात है। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म हो गया मेरे पास लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन। ये जो डोमेन है वो किसके साथ बाइंड करेगा, लाइगेंड के साथ बाइंड करेगा, इसलिए क्या बोल दिया इसको, लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन बोल दिया। ठीक है, अब जैसे हम सीरीज में चल रहे हैं तो ए बी, ठीक है, ए एंड बी इसको बोल देते हैं एफ वाले को, नेक्स्ट वाला डी एंड डी। ठीक है, डी एंड डी बोल देते हैं इसको, या फिर इसको क्या बोलते हैं हम, डी बी डी भी बोल देते हैं। ठीक है, एक ही बात है, इसको डी एंड डी भी बोल देते हैं और डी बी डी भी बोल देते हैं। ठीक है, डी एंड डी मतलब डीएनए, ठीक है, बाइंडिंग डोमेन। ठीक है, जो डोमेन डीएनए से बाइंड कर रहा है, या फिर इसको डीबीडी मतलब डीएनए बाइंडिंग डोमेन बोल देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, अब देखो जो मेरे पास किसको बाइंड कर रहा है, जो मेरे पास सी डोमेन, ठीक है, मतलब जो डीएनए बाइंडिंग डोमेन है और जो लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन है, जिसको जो एक दूसरे को कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, इस पार्ट को हम बोल देते हैं हिंज पार्ट। ठीक है, तो यहां से लेके यहां तक मेरे पास कौन सा पार्ट आ जाएगा, हिंज। कि जैसे आपने हिंज जॉइंट के बारे में सुना होगा, जो हमारे एल्बो में प्रेजेंट होता है, तो क्या करता है, वन वे मूवमेंट शो करता है। ठीक है, तो वैसे ही है हिंज मतलब किसी 2 चीजों को जोड़ना। ठीक है, तो बेसिकली ये हो जाता है मेरे पास डी साइड। ठीक है, ये होता है डी पार्ट। डी पार्ट को हम क्या बोलते हैं, हिंज जॉइंट बोलते हैं। और जो हमारे पास डी पार्ट है वो किसको जोड़ता है, ये कनेक्ट करता है मेरे पास डीएनए बाइंडिंग डोमेन को किसके साथ, लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन से। ठीक है, तो इन दोनों को कनेक्ट कौन करता है, उनको कनेक्ट करता है हिंज पार्ट। ठीक है, और ये मेरे पास क्या होता है, होमोडाइमराइजेशन। अब देखो यहाँ पे जो लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन है, अब देखो लाइगेंड क्या करता है, होमोडाइमर भी बना सकता है। यहाँ पे क्या हो सकती है, होमोडाइमराइजेशन भी हो सकती है, मतलब जब एक जैसे दोनों डोमेन क्या कर जाएंगे, बाइंड कर जाएंगे। ठीक है, जैसे हमने क्या पढ़ा था सेल सरफेस रिसेप्टर पे, यहाँ पे थोड़ा सा बता देती हूँ मैं आपको। जैसे हमने सेल सरफेस रिसेप्टर में पढ़ा है कि मेरे पास एक जो रिसेप्टर है और दूसरा जो रिसेप्टर है, जब दोनों के हो जाते हैं, जब लाइगेंड बाइंड कर जाता है तो दोनों क्या होते हैं, आपस में आ जाते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, डाइमराइजेशन कर लेते हैं, डाइमर की फॉर्मेशन करते हैं। सेम वहीं पे अगर सेम जो आपके पास रिसेप्टर हैं, अगर वो क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, सेम चीजें अगर कॉम्प्लेक्स बना रही हैं तो उसको हम बोलेंगे होमोडाइमराइजेशन। अगर डिफरेंट चीजें कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो उसको हम बोल देंगे हेट्रोडाइमराइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे होमोडाइमराइजेशन ऑफ रिसेप्टर हो सकता है या हेट्रोडाइमराइजेशन ऑफ रिसेप्टर हो सकता है। मतलब या तो 2 सेम रिसेप्टर एक दूसरे के साथ बाइंड करके डाइमर बनाएंगे, या तो डिफरेंट रिसेप्टर एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, बाइंड करके आपके पास रिसेप्टर डाइमराइजेशन की प्रोसेस करेंगे। जैसे हमने सेल सरफेस में पढ़ा था कि जैसे R1 या R2, ठीक है, दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे से बाइंड करते हैं, तो ये यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन हो रही है, यहाँ पे बन रहा है हेट्रोडाइमर। जब R2 दोनों ज्वाइन कर रहे हैं तब क्या बन जाएगा, होमोडाइमर बन जाएगा। सेम यहाँ पे भी सेम ही चीज बोल रहे हैं। इतनी बात क्लियर है? यस मैम। और उसके बाद आता है इसी में हमारे पास AF2, यहाँ पे आ जाता है मेरे पास AF2। AF2, अब आपको पता लग गया होगा AF2 क्या बोलते हैं हम इसको। ये मेरे पास आ जाएगा ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेशन फंक्शन 2। यहाँ पे मैं इसको लिख देती हूँ, ट्रांसक्रिप्शन
ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेशन फंक्शन 2, ठीक है। और उसके बाद मेरे पास बचता है जो पोर्शन, ये वाला पोर्शन, इस पोर्शन को हम बोल देते हैं सी टर्मिनल। ठीक है, तो बेसिकली हमने क्या बोला, हमने सिंपल सी आपके पास इतनी सी बात बोली कि हमारे पास जो रिसेप्टर होगा, ठीक है, यहाँ पे जैसे हमने क्या पढ़ा था, जैसे हम पिछले सेल सरफेस रिसेप्टर्स में डायरेक्ट ये रिसेप्टर बना दे रहे थे, ठीक है। तो इसके पास भी क्या होती है, डिफरेंट साइट होती है। जैसे यहाँ पे एक्सोप्लाज्मिक डोमेन, मतलब जिसको हम क्या बोलते हैं, लाइगेंड बाइंडिंग साइट बोलते हैं, तो उसके पास भी एक लाइगेंड बाइंडिंग साइट होती है। एक इसके पास ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन प्रेजेंट होता है, एक इसके पास साइटोप्लाज्मिक डोमेन प्रेजेंट होता है। और साइटोप्लाज्मिक डोमेन में कई बार इसके पास, जैसे हमने आरटीके में पढ़ा है, तो उसके पास क्या होती है, काइनेज एक्टिविटी होती है ना। तो उसके पास भी क्या है, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं, ठीक है। और ये भी क्या है, आपके पास एक प्रोटीन है, ठीक है, जिसमें क्या है, एक एन टर्मिनल होगा और एक क्या होगा, सी टर्मिनल होगा। ऐसे ही जब हम इंट्रासेलुलर रिसेप्टर की बात करते हैं, तो उनमें भी क्या होंगे, उनमें भी 2 टर्मिनल प्रेजेंट होंगे। एक उनमें भी एन टर्मिनल प्रेजेंट होगा और लास्ट वाले को हम क्या बोल देंगे, सी टर्मिनल बोल देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास फर्स्ट आ जाता है हमारे पास ए एंड बी, ठीक है। तो यहाँ पे कई बुक्स में आपको यहाँ से ले यहाँ तक पार्ट क्या मिल जाएगा, ए मिल जाएगा। कईयों में डायरेक्ट बताया होता है, क्योंकि इसी के ऊपर होता है तो उसको ए एंड बी बोला जाता है, ठीक है। तो ए आपके पास AF1 क्या आ जाएगा, एक्टिवेशन, ठीक है। आपके पास ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेशन फंक्शन 1 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद मेरे पास आ जाता है DBD, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा है DBD, ठीक है। तो DBD हमारे पास क्या हो जाएगा, DNA बाइंडिंग डोमेन हो जाएगा, DBD, ठीक है, DNA बाइंडिंग डोमेन। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है हिंज, ठीक है, जो क्या करता है, लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन को किससे कनेक्ट करता है, कनेक्ट करवाता है वो DNA बाइंडिंग, इसको और इन दोनों को कनेक्ट करवाता है, उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको हम बोलते हैं हिंज, ठीक है। और जो हमारे पास DNA बाइंडिंग डोमेन होता है, उसमें 2 साइट्स प्रेजेंट होती है। एक पे क्या होता है, जिंक प्रेजेंट होता है, ठीक है, जिंक बाइंडिंग मोटिफाई बोलते हैं उसको। और दूसरा उस पे क्या कर जाता है, एक बाइंडिंग साइट होती है किसके लिए, सिस्टीन अमाइनो एसिड के लिए, ठीक है। और जो लाइगेंड बाइंडिंग साइट है, तो यहाँ पे जब लाइगेंड बाइंड करेगा तो उसके बाद जो रिसेप्टर्स होंगे उनकी डाइमराइजेशन होगी, या तो होमोडाइमर बनाएंगे, अगर सेम रिसेप्टर बाइंड कर रहे हैं तो होमोडाइमर बनाएंगे, अगर डिफरेंट रिसेप्टर बाइंड कर रहे हैं तो किसकी फॉर्मेशन कर देंगे, हेटेरोडाइमराइजेशन ऑफ रिसेप्टर हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट आ जाएगा सी टर्मिनल। तो ये क्या है, इसके रिसेप्टर का स्ट्रक्चर है बेसिकली। इतनी बात क्लियर है? यस मैम। ठीक है, अब हमने क्या बोला कि जो हमारे पास फर्स्ट है, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेशन जो फंक्शन है, वो जो फर्स्ट है वो क्या होता है, लाइगेंड इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। मतलब ये लाइगेंड के रिस्पॉन्स में काम नहीं करता है, तो ये किसके रिस्पॉन्स में काम करता है, ठीक है। तो बेसिकली किसको रिकॉग्नाइज करता है, ये रिकॉग्नाइज्ड करता है, रिकॉग्नाइज्ड बाय, ठीक है, ये रिकॉग्नाइज्ड को एक्टिवेटर, ठीक है। ये किसको रिकॉग्नाइज करेगा और एक्टिवेट भी किससे होगा, जो साथी वाले को, मतलब साथी, ठीक है, जैसे को वर्कर सुना होगा आपने, ठीक है। तो जो अदर एक्टिवेटर्स होंगे वो क्या करेंगे, इसको एक्टिवेट करेंगे, या फिर जो अदर ट्रांसक्रिप्शन, सिंपल टर्म्स में बोलूं तो क्या होगा, जो अदर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होंगे, TF मतलब ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, शॉर्ट में लिखूंगी अभी मैं, ठीक है। तो जो अदर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होंगे उनसे क्या होगा, उनसे ये एक्टिवेट करेगा, उनके साथ ये बाइंड करेगा, बट ये लाइगेंड के साथ बाइंड नहीं करता है। इतनी बात क्लियर है? यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है वो बेसिकली स्ट्रक्चर के ऊपर ही आएगा, आपको डायरेक्ट सिंपल क्वेश्चन आता है ना, तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट स्ट्रक्चर के ऊपर ही क्वेश्चन मिल जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं आपके पास फंक्शन की। तो फर्स्ट हम बात कर लेते हैं स्टेरॉइड हार्मोन, ठीक है। एक मैं आपको बता देती हूँ, जैसे मैं थायराइड हार्मोन की बात कर लेती हूँ, ठीक है। तो एक को हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं बात करती हूँ फंक्शन ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन, ठीक है।
अब हमने क्या पढ़ा, जो स्टेरॉइड हार्मोन होता है उसका जो रिसेप्टर होता है वो कहाँ पे होता है, साइटोसोलिक रिसेप्टर। ठीक है, साइटोसोल में प्रेजेंट होगा। तो इसके पास साइटोप्लाज्म भी बोल सकते हो, साइटोसोल भी बोल सकते हो। ठीक है, तो अब आपको डिफरेंस पता है साइटोप्लाज्म में भी और साइटोसोल में ना। ठीक है, तो अब देखो ये हो गई मेरी सेल। मिली एक और सेल। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक जगह पे बात करते हैं जहाँ पे स्टेरॉइड हार्मोन प्रेजेंट है। यहाँ पे लिख देते हैं हम, प्लस का मतलब प्रेजेंट होना ना। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दिया प्लस स्टेरॉइड हार्मोन, मतलब स्टेरॉइड हार्मोन प्रेजेंट है। ठीक है, और यहाँ पे सेकंड वाली सेल में बात कर लेती हूँ मैं नेगेटिव स्टेरॉइड हार्मोन, मतलब माइनस का मतलब यहाँ पे स्टेरॉइड हार्मोन अब्सेंट है। स्टेरॉइड हार्मोन, ठीक है, या फिर सिंपल लिख देती हूँ मैं यहाँ पे स्टेरॉइड हार्मोन क्या है, अब्सेंट है। ठीक है, और यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि जो स्टेरॉइड हार्मोन है क्या है, वो प्रेजेंट है। ठीक है, अब देखो जब हमारे पास स्टेरॉइड हार्मोन प्रेजेंट होगा, ये हो गया मेरा स्टेरॉइड हार्मोन। एक मिनट, ये बना दिया मैंने स्टेरॉइड हार्मोन। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है, एसएच मतलब स्टेरॉइड हार्मोन है। ठीक है, अब जो स्टेरॉइड हार्मोन है वो कैसा है, मेरे पास साइटोसोलिक रिसेप्टर है, मतलब इसका जो रिसेप्टर होगा वो साइटोसोल में प्रेजेंट होगा। क्यों साइटोसोल में प्रेजेंट होगा, क्योंकि मेरे पास क्या है, ये बेसिकली अगर मैं बोलूं तो सिंपल लिपिड सॉल्युबल है ये। ठीक है, हाइड्रोफोबिक है तो क्या करेगा, इजिली मेरी मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाएगा। ठीक है, अब बेसिकली इसके साथ कौन बाइंड कर जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो साइटोसोल होगा उसमें क्या होगा, स्टेरॉइड हार्मोन रिसेप्टर प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो रिसेप्टर के साथ क्या कर जाएगा, ये बाइंड कर जाएगा। मान लो ये क्या है, इसका रिसेप्टर है। ठीक है, तो इसके साथ क्या कर जाएगा, बाइंड कर जाएगा। ठीक है, प्लस इसके साथ कौन बाइंड करेगा, इसके साथ बाइंड करेगा, देखो जनरली क्या होता है, जो रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, स्टेरॉइड हार्मोन रिसेप्टर होंगे वो ऐसे होंगे, दोनों इनएक्टिव फॉर्म में होंगे, ऐसे ज्वाइन होंगे। जब ये दोनों दो यूनिट्स एक साथ ज्वाइन है, ठीक है, एक इसमें कौन सी है, स्टेरॉइड हार्मोन रिसेप्टर की यूनिट है, और दूसरी यहाँ पे जो यूनिट है वो किसकी है, HSP की है। ठीक है, हीट शॉक प्रोटीन जिसको बोलते हैं, ये दो यूनिट्स हैं। जब ये क्या होगा, कंबाइंड फॉर्म में होगा, ये जो जब दोनों यूनिट्स क्या होंगी, आपस में जुड़ी होंगी, तब मेरे पास क्या होगा, ये जो कॉम्प्लेक्स होगा वो कैसा होगा, इनएक्टिव होगा। जो ये जो रिसेप्टर होगा वो कैसा होगा, इनएक्टिव होगा। अब जैसे स्टेरॉइड हार्मोन आया, ठीक है, स्टेरॉइड हार्मोन हुआ आया तो क्या हुआ, मेरे पास जो SH2 है, ठीक है, स्टेरॉइड हार्मोन रिसेप्टर है, उसने किसके साथ बाइंड करेगा, वो मेरे पास बाइंड कर जाएगा। उसके पास बाइंडिंग साइट होगी तो किसके साथ बाइंड कर जाएगा, ये बाइंड कर गया मेरे लाइगेंड के साथ। किसके साथ बाइंड कर गया, लाइगेंड के साथ, क्योंकि यहाँ पे स्टेरॉइड हार्मोन किसकी तरह एक्ट कर रहा है, लाइगेंड की तरह, है ना। ठीक है, तो जब ये लाइगेंड से बाइंड करेगा तो क्या हो जाएगा, ये डिसोशिएट हो जाएगा, मतलब इसमें से यहाँ पे ऐसी चीज होगी, SHR अलग हो जाएगा, प्लस हिस्टोन सॉरी हीट शॉक प्रोटीन क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। इतनी बात क्लियर है। यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे साइटोप्लाज्म में, साइटोसोल में ये सारी चीजें चल रही हैं। ठीक है, तो जब ये अलग हो गया तो यहाँ पे कुछ ऐसा हो गया। अलग कब होगा, जब बाइंडिंग होगी, तो मतलब मेरे रिसेप्टर के पास क्या आ गया, अब लाइगेंड आ जाएगा। ठीक है, तो इस केस में ये दोनों अलग हो जाएंगे। ठीक है, अब हमने क्या बोला है कि जो हमारे इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, उनके पास क्या प्रेजेंट होता है, इनके पास प्रेजेंट होता है NSL। ठीक है, न्यूक्लियर लोकलाइजिंग सिग्नल। ठीक है, NLS। ठीक है, ये इनके पास क्या प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस लोकलाइजिंग सिग्नल, लोकलाइजिंग सिग्नल। ठीक है, अब बेसिकली ये जो रिसेप्टर है वो लाइगेंड को लेके कहाँ चला जाएगा, सेल में न्यूक्लियस के पास। तो मैं, हमारी सेल थोड़ी सी छोटी होगी, मैं इसको अंदर बनाती हूँ, बाहर बनाती हूँ। ठीक है, तो ये क्या है, इसका न्यूक्लियस है। ठीक है, अभी हम इस न्यूक्लियस को बाहर बना लें, इसको यहाँ पे बना रही हूँ। ये हो गया हमारी सेल का न्यूक्लियस। तो ये हो गया सेल का न्यूक्लियस।
ठीक है। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस कैसा स्ट्रक्चर होता है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। इसमें न्यूक्लियर एनवेलप प्रेजेंट होता है, इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। और जो दो मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, पेरी न्यूक्लियर स्पेस, ठीक है। तो ये मेरे पास हो गया न्यूक्लियर एनवेलप, एनवेलप या फिर बोल सकते हैं इसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब इसके बीच में जो स्पेस है, ये वाला स्पेस जहाँ पे मैं डॉट 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 बना रही हूँ, ठीक है, ये जो स्पेस होता है इसको हम बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। पेरी न्यूक्लियर स्पेस, ठीक है। और यहाँ पे जो मैंने गैप रखा है, यहाँ पे भी मैंने जो गैप रखा है, ठीक है, यहाँ पे भी मैंने गैप रखा है, यहाँ पे भी मैंने बीच बीच में गैप रखा हुआ है, यहाँ पे भी है, ठीक है। तो इनको हम बोलते हैं न्यूक्लियर पोर, ठीक है। तो कोई भी माइग्रेशन होनी हो, ठीक है, कोई भी चीज मूव करनी हो तो कहाँ से जाएगी, वो न्यूक्लियर पोर से होते हुए जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा न्यूक्लियस है, तो क्या हुआ मेरे पास, ये जो मेरे पास SHR है, ठीक है, SHR क्या हो गया, स्टेरॉइड हार्मोन रिसेप्टर। अब ये जो SHR है, यहाँ पे रिसेप्टर है, ठीक है, जिसके पास क्या है, लाइगेंड प्रेजेंट है। अब ये माइग्रेट कर जाएगा कहाँ से, साइटोप्लाज्म से माइग्रेट कर जाएगा कहाँ पे, न्यूक्लियस के अंदर। क्यों माइग्रेट कर जाएगा, क्योंकि इसके पास क्या है, न्यूक्लियर लोकलाइजिंग सिग्नल प्रेजेंट है, ठीक है। अब बेसिकली यहाँ पे मेरा जो न्यूक्लियस है उसमें क्या होता है, DNA होता है, तो ये हो रहा इसका जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेजेंट होगा हार्मोन रिसेप्टर एलिमेंट, ठीक है, यहाँ पे HRE प्रेजेंट होता है, ठीक है। DNA के पास क्या प्रेजेंट होता है, इसके पास प्रेजेंट होगा हार्मोन रिसेप्टर एलिमेंट, ठीक है। ऐसा एलिमेंट जो किसको रिसीव करेगा, रिसेप्टर को, जिसके पास क्या है, हार्मोन प्रेजेंट है, ठीक है। अब जैसे ही मेरे पास क्या होगा, जो HRE है, ठीक है, अब यहाँ पे जो SHR है उसकी क्या होगी, डाइमराइजेशन होगी। डाइमराइजेशन मतलब दो, ये मेरे पास SHR मान लो, ये भी मेरे पास SHR मान लो, ठीक है। SHR को मैं ऐसे ना बना के अब मैं इसको सर्कुलर फॉर्म में बना देती हूँ, मान लो, ठीक है। मेरे पास क्या है, ये स्टेरॉइड हार्मोन रिसेप्टर है और ये इसके पास क्या है, स्टेरॉइड हार्मोन है, ठीक है। अब ये जो SHR है वो क्या कर गया, माइग्रेट कर गया न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगी, उसकी डाइमराइजेशन होगी। जैसे उसकी डाइमराइजेशन होगी तो वो क्या जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर सेम, यहाँ पे ये भी SHR है और ये भी SHR है, ठीक है। तो अगर दोनों क्या करेंगे, दोनों कॉम्प्लेक्स में डाइमराइजेशन होगी, तो यहाँ पे कौन सी डाइमराइजेशन हो रही है, होमोडाइमराइजेशन हो रही है, ठीक है। अब ये जो होमोडाइमर बनेंगे वो कैसे होंगे, एक्टिव होंगे। एक्टिव होंगे तो किसको एक्टिवेट कर देंगे, HRE को, ठीक है, हार्मोन रिसेप्टर एलिमेंट को क्या कर देंगे, एक्टिवेट कर देंगे। अब ये जो हार्मोन रिसेप्टर एलिमेंट है वो क्या करवाएगा, वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को एक्टिवेट करेगा, ट्रांसक्रिप्शन करवाएगा, फिर उसके बाद क्या होगी, ट्रांसलेशन होगी और अल्टीमेटली क्या आ जाएगी, जीन एक्सप्रेस हो जाएगी। जीन एक्सप्रेस होने का मतलब क्या आ जाएगा, हमारे पास रिस्पॉन्स आ जाएगा। अब जो स्टेरॉइड हार्मोन का जो रिस्पॉन्स है, ठीक है, वैसा आपके पास क्या होने लग जाएगा, फंक्शन परफॉर्म होने लग जाएगा। इतनी बात क्लियर है? यस मैम। ठीक है, तो हमारे पास हमने क्या बोला, इन द प्रेजेंस ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन, ठीक है, सिंपली क्या हो रहा है, डिफ्यूजन हो रहा है में, जो क्या है हमारे पास, फर्स्ट तो हमने बोला इन प्रेजेंस ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन। पहले हमने किसकी बात करी कि जब हमारे पास क्या है, स्टेरॉइड हार्मोन प्रेजेंट है, ठीक है। तो इन प्रेजेंस ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन क्या होगा, जो स्टेरॉइड हार्मोन सिंपली डिफ्यूज, एसएच मतलब स्टेरॉइड हार्मोन क्या कर जाएगा, सिंपली डिफ्यूज कर जाएगा। यहाँ पे डिफ्यूजन होगा, यहाँ पे क्या होगा, सिंपल डिफ्यूजन होगा, और सिंपल डिफ्यूजन से जो हमारा स्टेरॉइड हार्मोन है वो कहाँ पे आ जाएगा, वो आ जाएगा मेरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके, डिफ्यूज दी, सिंपल डिफ्यूज दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, and binds with
किसके साथ बाइंड कर जाएगा, बाइंड्स विद रिसेप्टर, कहाँ पे बाइंड करेगा, इन साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब जिसकी वजह से क्या होगी, विच लीड्स टू द एक्टिवेशन ऑफ, इसकी वजह से एक्टिवेशन हो जाएगी, विच लीड्स टू द एक्टिवेशन ऑफ रिसेप्टर। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा, पहले हमारे पास क्या था, दो ऐसे प्रोटीन्स प्रेजेंट थे, एक हमारे पास स्टेरॉइड हार्मोन रिसेप्टर था और उसके साथ क्या था, हीट शॉक प्रोटीन थी। ठीक है, जिसकी वजह से क्या था, ये इनएक्टिव था। अब हीट शॉक प्रोटीन क्या हो जाएगी, इससे डिसोशिएट हो जाएगी, अलग हो जाएगी, तो मेरे पास क्या होगा, SH4 किसके साथ बाइंड कर सकता है, अब ये बाइंड कर जाएगा लाइगेंड के साथ। ठीक है, ये दोनों बाइंड कर जाएंगे और जो हीट शॉक प्रोटीन है वो क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। ठीक है, तो हमने क्या बोला, यहाँ पे किसकी एक्टिवेशन हो रही है, इसी को हमने क्या बोल दिया, विच लीड्स टू द एक्टिवेशन ऑफ रिसेप्टर। हमारे रिसेप्टर की क्या हो गई, एक्टिवेशन हो गई, बिकॉज रिसेप्टर की एक्टिवेशन किसकी वजह से हो गई, बिकॉज HSP, ठीक है, हीट शॉक प्रोटीन डिसोशिएट, क्योंकि कॉम्प्लेक्स में से जो हीट शॉक प्रोटीन है वो क्या हो गई है, डिसोशिएट हो गई है, और डिसोशिएशन की वजह से क्या ही हुई, एक्टिवेशन हुई। पहले कैसी थी, इनएक्टिव थी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या था, हीट शॉक प्रोटीन हमारा जो रिसेप्टर है उसके साथ जुड़ी हुई थी। अगर रिसेप्टर के साथ हीट शॉक प्रोटीन है तो क्या होगा, वो बाइंड नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब जैसे ही लाइगेंड आया, ठीक है, तो लाइगेंड आया तो क्या हो गया, हीट शॉक प्रोटीन अलग हो गई और हमारा जो रिसेप्टर था उसके साथ किसने बाइंड कर दिया, लाइगेंड ने बाइंड कर दिया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या बोला कि अगर सेम रिसेप्टर क्या कर रहे हैं, बाइंड कर रहे हैं, तो क्या बनाएंगे, वो होमोडाइमराइजेशन हो जाएगी। ठीक है, अगर दो एक जैसे हैं तो क्या हो जाएगा, होमोडाइमराइजेशन अकर्स। ठीक है, एंड दे बाइंड विद द, और किसके साथ बाइंड कर जाएंगे, एंड होमोडाइमर बाइंड्स विद हार्मोन रिसेप्टर एलिमेंट एंड सिग्नलिंग। ठीक है, अब जो हार्मोन रिसेप्टर बाइंडिंग होगा वो क्या करेगा, सिग्नलिंग करवाएगा, मतलब जैसा हार्मोन है वैसा ही रिस्पॉन्स लेके आएगा। अगर हम यहाँ पे किसके, अगर स्टेरॉइड हार्मोन में मान लो ये प्रोजेस्टेरोन है या फिर ये टेस्टोस्टेरोन है, ये एस्ट्रोजन है, तो उसके अकॉर्डिंग ही रिस्पॉन्स होगा। क्लियर है बात? यस मैम। ठीक है, अब हमने क्या बोला कि यहाँ पे एक जगह पे हमने बोला था कि यहाँ पे एक जगह पे क्या बोल रहे हैं हम कि जो रिसेप्टर है वो स्टेरॉइड हार्मोन है, जो प्राइमरी लाइगेंड है वो प्रेजेंट है, और ये एक जगह पे मैंने बोला कि जो स्टेरॉइड हार्मोन है वो क्या है, अब्सेंट है। अब जब स्टेरॉइड हार्मोन ही नहीं है, ये मेरे पास क्या हो गया, ये हो गया इसका न्यूक्लियस, ये हो गया न्यूक्लियस। ठीक है, ये है हमारी सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, और ये है हमारा साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब हम क्या बात कर रहे हैं कि हमारे पास कोई हार्मोन नहीं है। ठीक है, अब जब स्टेरॉइड हार्मोन ही नहीं है तो उस केस में क्या होगा, मेरे पास जो मेरा साइटोप्लाज्म है उसमें क्या होगा, स्टेरॉइड हार्मोन रिसेप्टर होगा। अब इस स्टेरॉइड हार्मोन रिसेप्टर के साथ कौन बाइंड कर रहा होगा, ये ऐसे इसके साथ बाउंडेड होगा, कौन बाइंड करेगा इसके साथ, HSP। ठीक है, हीट शॉक प्रोटीन इसके साथ क्या करेगी, बाइंडेड फॉर्म में रहेगी, एसोसिएटेड रहेगी। अगर ये एसोसिएटेड रहेगी तो ये कैसा रहेगा, इनएक्टिव फॉर्म में ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेरॉइड हार्मोन रिसेप्टर कैसा है, इनएक्टिव है। किसकी वजह से इनएक्टिव है, क्योंकि यहाँ पे हीट शॉक प्रोटीन क्या है, इसके साथ जो स्टेरॉइड हार्मोन रिसेप्टर है उसके साथ बाइंड कर रही है। ठीक है, जिसकी वजह से वो क्या होगा, एक्टिवेटर नहीं होगा। अगर एक्टिवेट नहीं होगा, ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के पास क्या होता है, हार्मोन रिसेप्टर एलिमेंट होता है। तो अगर ये एक्टिवेट नहीं है तो ये बाइंडिंग नहीं शो करेगा, अगर बाइंडिंग नहीं शो करेगा तो इनकी ये माइग्रेट नहीं कर पाएंगे न्यूक्लियस में। अगर माइग्रेट नहीं कर पाएंगे तो HRE के पास कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा। अगर HRE के पास कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो मतलब कोई भी सिग्नलिंग नहीं हो रही है, नो सिग्नलिंग। सिंपल है। ठीक है, जहाँ ये यहाँ पे हो रहा है और यहाँ पे नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारा रिसेप्टर ही कैसा है, इनएक्टिव है। ठीक है, रिसेप्टर यहाँ पे तब एक्टिव होगा जब हमारे पास कोई सिग्नल आएगा, मॉलिक्यूल आएगा बाहर से, जब वो अंदर आ जाएगा सेल के अंदर, क्योंकि बाहर अगर प्रेजेंट होगा तब भी हम कुछ नहीं कर सकते।
ठीक है, क्योंकि स्टेरॉइड हार्मोन का सिंपल सा है। ठीक है, जब भी हम लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स की बात करते हैं, हाइड्रोफोबिक हार्मोन्स की बात करते हैं, तो जब वो बाहर होंगे तो सिंपल डिफ्यूजन से ही एंटर कर जाएंगे। उनको रिसीव करने के लिए, किसी और को ले जाने के लिए किसी और रिसेप्टर की तो नीड ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसे हमारी सिग्नलिंग होगी। क्लियर है इतनी बात? यस मैम। ऐसे ही मैं आपको बताती हूँ, मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ। ये मैंने किसकी बात करी, साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर की बात करी हमने। वहीं पे हमारे पास क्या है, ये आपने याद रखना है कि जो हमारे पास थायराइड है, ठीक है, थायराइड हार्मोन वो किसका एग्जांपल है, वो हमारे पास एग्जांपल है न्यूक्लियर रिसेप्टर का। मतलब इसका जो रिसेप्टर होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। बाकी फंक्शन ऑलमोस्ट सेम ही रहेगी। ठीक है, अब तो हमें समझ आ गया है। अब तो 2 मिनट का काम है यार। ठीक है, ये हो गया। तो ये मेरे पास हो गई सेल मेम्ब्रेन, ये हो गया मेरे पास साइटोप्लाज्म, और ये मेरे पास हो गया न्यूक्लियस। ठीक है, अब ये हो गया मेरा स्टेरॉइड हार्मोन। ठीक है, यहाँ पे जो स्टेरॉइड हार्मोन है वो कौन सा है, यहाँ पे है थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन, ठीक है। अब थायराइड हार्मोन स्टेरॉइड हार्मोन है तो सिंपल डिफ्यूजन से कहाँ पे आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे इसका रिसेप्टर कहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगा, साइटोप्लाज्म में इसका रिसेप्टर प्रेजेंट नहीं होगा। ये इसका न्यूक्लियस है। देखो इसका जो रिसेप्टर होगा, इसका जो रिसेप्टर होगा वो साइटोप्लाज्म में नहीं होगा। तो ये जो यहाँ पे जो मेरे पास क्या है लाइगेंड है, वो डायरेक्टली कहाँ पे आ जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर माइग्रेट कर जाएगा। ये मेरे पास क्या है, थायराइड हार्मोन किसकी तरह काम करेगा, लाइगेंड की तरह या प्राइमरी मैसेंजर की तरह। अब यहाँ पे प्राइमरी मैसेंजर या लाइगेंड एसडी की हेल्प से, एसडी मतलब सिंपल डिफ्यूजन से डायरेक्ट कहाँ आएगा, डायरेक्ट जाएगा न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, अब न्यूक्लियस के अंदर मेरे पास कौन एंटर कर गया, थायराइड हार्मोन एंटर कर गया। ठीक है, अब डायरेक्ट ये न्यूक्लियस के पास क्यों जा रहा है, क्योंकि इसके पास साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर नहीं है। ये किसका एग्जांपल है, न्यूक्लियर रिसेप्टर का एग्जांपल है। तो इसका रिसेप्टर कहाँ पे प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ये है इसका थायराइड हार्मोन रिसेप्टर। ठीक है, और यहाँ पे प्रेजेंट होता है RXR। ठीक है, रिएक्शन सेंटर। ठीक है, और यहाँ पे भी सेम, ये इसका डीएनए है। डीएनए के पास क्या होगा, अगर हार्मोन है तो यहाँ पे होगा हार्मोन रिसेप्टर एलिमेंट। ठीक है, जो सिग्नलिंग करवाएगा, मतलब ये इसकी जीन है। ठीक है, हमें पता है डीएनए का जो फंक्शनल सेगमेंट होता है, ठीक है, ऐसा हिस्सा जो क्या कर रहा है, कोई प्रोटीन बना रहा है, उसको हम बोल देते हैं जीन। ठीक है, द फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए इज नोन एज अ जीन। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, जो HRE है वो किसकी तरह काम कर रहा है, जीन की तरह, जो किसको एक्टिवेट करेगा, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ट्रांसलेशन करवाएगा, ट्रांसलेशन से प्रोटीन एक्सप्रेशन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास इनके साथ क्या प्रेजेंट होता है, इनके साथ प्रेजेंट होता है को एक्टिवेटर। ठीक है, को एक्टिवेटर। ठीक है, तो बेसिकली आपके पास क्या होगा, जैसे ही यहाँ पे थायराइड हार्मोन आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे एंटर कर गया मेरे पास थायराइड हार्मोन रिसेप्टर के पास क्या आ गया, थायराइड हार्मोन आ गया। उसके बाद ये को फैक्टर जो को एक्टिवेटर होगा वो क्या कर जाएगा, बाइंड कर जाएगा। ठीक है, पहले ये बाइंडेड फॉर्म में नहीं होता है। जब भी ये को एक्टिवेटर बाउंड नहीं होता है किसके साथ, इन दोनों के साथ, ठीक है, इन दोनों के साथ बाउंड नहीं होता है, तब तक क्या होता है, इनएक्टिव होता है। ठीक है, जैसे बाउंड कर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्टिवेशन हो जाएगी। एक्टिवेशन हो जाएगी तो किसको एक्टिवेट कर देगा, HRE को। HRE किसको कर देगा, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को। ट्रांसक्रिप्शन किसको कर देगी, ट्रांसलेशन को। और ट्रांसलेशन हो जाएगी तो मेरे पास प्रोटीन एक्सप्रेस हो जाएगी। अगर प्रोटीन एक्सप्रेस होगी तो क्या हो जाएगी, सेल सिग्नलिंग हो जाएगी। मेरे पास थायराइड जो हार्मोन है उसकी फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमारे पास क्या होते हैं, 2 सेंटर प्रेजेंट। ठीक है, अब पहले क्या होता है, जब इनएक्टिव फॉर्म में होता है तो हमने क्या बोला कि जब जुड़ा रहेगा इनएक्टिव फॉर्म में,
ठीक है, और जब भी हार्मोन आएगा तो क्या हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। ये मेरे पास आ रही है। अब मैंने क्या बोला, ठीक है, अब हमने एक बात कर ली कि अगर मेरे पास क्या है, हार्मोन प्रेजेंट है। अब मैं बात करती हूँ कि मान लो मेरे पास हार्मोन नहीं है, ये मैंने डायरेक्ट अब न्यूक्लियस बनाया है। ठीक है, न्यूक्लियस के पास क्या है, यहाँ पे हार्मोन रिसेप्टर एलिमेंट है, HRE है। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सी कंडीशन है, यहाँ पे ऐसे 3 चीजें बाइंड कर रही हैं। ये मेरे पास क्या है, हार्मोन, थायराइड हार्मोन रिसेप्टर THR, थायराइड हार्मोन रिसेप्टर। ये मेरे पास है रिएक्शन सेंटर RXR। ठीक है, जो क्या करेगा, रेगुलेशन करवाएगा। प्लस यहाँ पे क्या प्रेजेंट है मेरे पास, कोएक्टिवेटर। ठीक है, अब ये जो कोएक्टिवेटर है वो किसकी तरह काम कर रहा है, रिप्रेसर की तरह काम कर रहा है, को रिप्रेसर की तरह। मतलब जब ये जुड़ा रहेगा तब मेरे पास क्या होगा, ये जब जुड़ा है तो क्या है, ये इनएक्टिव है। ये सारी चीजें, जब 3 चीजें आपस में जुड़ी हैं तो ये कैसी है, इनएक्टिव है। ठीक है, अब जैसे ही क्या होगा, जैसे ही मेरे पास, अब यहाँ पे देखो दोनों सेंटर अलग अलग है। यहाँ पे एक मैंने क्या बोला, थायराइड हार्मोन रिसेप्टर है और दूसरा क्या है, रिएक्शन वाला है, रेगुलेटरी वाला सेंटर है। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग हैं, तो यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन हो रही है, हेट्रोडाइमराइजेशन। ठीक है, यहाँ पे जो बेसिकली रिसेप्टर है, ये भी मेरे पास RXR भी रिसेप्टर है। ठीक है, और ये मेरे पास थायराइड हार्मोन रिसेप्टर भी रिसेप्टर है। तो दोनों हैं तो रिसेप्टर हैं, पर एक अलग है और दूसरा अलग है। तो यहाँ पे दोनों साथ में मिलकर क्या करेंगे, हेट्रोडाइमराइजेशन कराएंगे और हेट्रोडाइमराइजेशन से ही एक्टिवेशन होगी। पर जब तक इनके पास क्या होगा, को रिप्रेसर होगा, तो रिप्रेसर क्या करेगा, एक्टिवेशन नहीं होने देगा, इनएक्टिव रखेगा इस चीज को। और जैसे मेरे पास क्या आ गया, जैसे मेरे पास लाइगेंड आ गया, ठीक है, जैसे ही मेरे पास क्या आ गया है, ये, ठीक है, लाइगेंड कौन सा है, यहाँ पे थायराइड हार्मोन है, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने TH, मतलब थायराइड हार्मोन है। ये मेरे पास लाइगेंड है, तो जैसे ही लाइगेंड आया तो किसके साथ बाइंड कर जाएगा, वो थायराइड हार्मोन रिसेप्टर के साथ बाइंड कर गया। तो यहाँ पे क्या था, जो हमारे पास को रिप्रेसर था वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे को रिप्रेसर था वो रिमूव हो जाएगा। समझ आई बात? यस मैम। ठीक है, अगर जब को रिप्रेसर होगा तो क्या होगा, इनएक्टिवेशन रहेगी। अगर इनएक्टिवेशन रहेगी तो HRE एलिमेंट भी कैसा रहेगा, इनएक्टिव रहेगा। अगर इनएक्टिव रहेगा तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर भी क्या रहेगा, इनएक्टिव। कोई ट्रांसलेशन नहीं होगी, कोई ट्रांसलेशन होगी, कोई प्रोटीन नहीं बनेगी, और यहाँ पे सेल सिग्नलिंग नहीं होगी। तो जब आपके पास को रिप्रेसर नहीं होगा, और को रिप्रेसर किस केस में होगा, जब कोई हार्मोन नहीं है, साइटोप्लाज्म में कोई हार्मोन एंटर नहीं किया, तो उस केस में को रिप्रेसर बाइंड करेगा, हमारी जो रिसेप्टर्स हैं उनके साथ बाइंड करेगा। और जैसे ही हमारे पास लाइगेंड आ गया या फिर मैसेंजर आ गया, तो उस केस में हमारा जो को फैक्टर है वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, और उसकी जगह कौन बाइंड कर जाएगा, हमारा हार्मोन बाइंड कर जाएगा। इतनी बात क्लियर है, और सिग्नलिंग हो जाएगा। क्लियर है इतना? यस मैम। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे पास इंट्रासेलुलर जो रिसेप्टर्स हैं उनमें क्या होती है, फंक्शनिंग होती है। अब हम बात करते हैं आपके पास नेक्स्ट 2 कंपोनेंट सिग्नलिंग सिस्टम की, जो होता है बैक्टीरिया में। तो नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, 2 कंपोनेंट सिग्नलिंग। कंपोनेंट सेल सिग्नलिंग की, ठीक है, जो हम कहाँ पे देखते हैं, जो हम देखते हैं बैक्टीरिया। ठीक है, और देखो 2 कंपोनेंट सिग्नलिंग क्यों बोला, इसमें क्या प्रेजेंट होंगे, नाम भी बता रहा है। अगर 2 कंपोनेंट सिग्नलिंग बोला तो इसमें क्या प्रेजेंट होंगे, 2 कंपोनेंट्स प्रेजेंट होंगे जो सिग्नलिंग को रेगुलेट कर रहे हैं। ठीक है, 2 कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं, जो क्या कर रहे हैं, हमारी सिग्नलिंग को रेगुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो 2 कंपोनेंट्स होंगे वो कौन सा होगा, एक होगा सेंसर हिस्टिडीन काइनेज, ठीक है। अब नाम से ही पता लग रहा है, जो सेंसर हिस्टिडीन काइनेज होगा वो हिस्टिडीन अमाइनो एसिड पे क्या करवा देगा, फॉस्फोराइलेशन करवा देगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये किससे एसोसिएटेड होता है, जनरली एसोसिएटेड विद मेम्ब्रेन, जनरली एसोसिएटेड विद द मेम्ब्रेन।
ठीक है, ये हमारे पास किसके साथ एसोसिएटेड रहेगा, मेम्ब्रेन के साथ एसोसिएटेड रहेगा। इसको हम बोल देते हैं हिस्टोडिन, सॉरी सेंसर हिस्टोडिन काइनेज, SHK। ठीक है, और वहीं पे अगर मैं दूसरे की बात करूं तो यहाँ पे जो दूसरा कंपोनेंट होगा, ये मेरे पास हो गया फर्स्ट कंपोनेंट, यहाँ पे जो दूसरा कंपोनेंट होगा वो होगा रिस्पॉन्स रेगुलेटर। तो किसको रेगुलेट करेगा, रिस्पॉन्स को रेगुलेट करेगा, उसको हम बोल देंगे रिस्पॉन्स रेगुलेटर। ठीक है, ये सेकंड कंपोनेंट है। ठीक है, तो दो कंपोनेंट्स प्रेजेंट होंगे, इसलिए क्या बोल दिया इसको, टू कंपोनेंट सेल सिग्नलिंग बोल दिया। इतनी बात क्लियर है? यस मैम। ठीक है, देखो यहाँ पे जो हमारे पास टू कंपोनेंट सेल सिग्नलिंग है, ठीक है। अब बेसिकली ये किस में हेल्प करती है, ये हेल्प करती है सिग्नल ट्रांसडक्शन में। ठीक है, जैसे आपने बैक्टीरिया के बारे में सुना होगा। ठीक है, अब जितने भी हमारे पास बैक्टीरिया हैं, ठीक है, वो जो बैक्टीरिया हैं वो क्या करते हैं, कोई ना कोई केमिकल है उसके लिए क्या करेंगे, या तो रिस्पॉन्स करेंगे। ठीक है, आपने कुछ बैक्टीरिया ऐसे सुने होंगे जो क्या करते हैं, बायो ल्यूमिनेसेंस शो करते हैं, मतलब जो चमकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो बैक्टीरिया होते हैं वो अलग अलग तरीके से क्या करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये मेरे पास जो टू कंपोनेंट सिस्टम है वो हमने क्या बोला, जो टू कंपोनेंट सेल सिग्नलिंग है वो मेनली हम कहाँ पे पढ़ते हैं, बैक्टीरिया के केसेस में पढ़ते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया में भी हम ज्यादातर इसको पढ़ते हैं साइनोबैक्टीरिया, और बैक्टीरिया सभी में ही होती है ऑलमोस्ट ये। ठीक है, तो जो मोस्ट कॉमनली हम देखते हैं सभी बैक्टीरिया में होगी, ऑलमोस्ट ऑल बैक्टीरिया। ठीक है, पर मेनली हम बात करेंगे नेगेटिव, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, और दूसरा हमारे पास जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं जिनको हम ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं। ठीक है, तो हमने क्या सुना है कि जो हमारी साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी है वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है आपके पास, कैसे हमें पता लगता है, जो बैक्टीरिया होता है उसको कैसे पता लगता है कि मुझे किस जो हार्मोन है या कोई भी केमिकल है उसके प्रति मुझे कैसे रिएक्ट करना है, मुझे अपनी जो मूवमेंट है उसको इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, कब मेरे को ल्यूमिनेशन शो करनी है, कब नहीं करनी है, तो जितने भी एक्टिविटी है वो कैसे शो करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास जो टू कंपोनेंट सेल सिग्नलिंग है वो किसके लिए यूज की जाती है, मतलब अगर मैं एसेंशियल रोल देखूं बैक्टीरिया में इसका, ठीक है, एसेंशियल रोल इन signaling events इन बैक्टीरिया। ठीक है, अगर बैक्टीरिया में मैं बात करती हूँ तो बेसिकली क्या रोल है इसका, अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट मेरे पास आ जाएगा सेल टू सेल कम्युनिकेशन। ठीक है, कि हमारे पास ये जो सिस्टम है वो किस में हेल्प करता है, सेल टू सेल कम्युनिकेशन में हेल्प करता है। ठीक है, तो फर्स्ट मैं यहाँ पे लिख देती हूँ किस में हेल्प करेगा ये, सेल टू सेल कम्युनिकेशन। ठीक है, सेकंड अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो किस में हेल्प करेगा, बैक्टीरिया को अडेप्ट करने में। ठीक है, एनवायरमेंट के साथ। ठीक है, सेकंड हेल्प करता है एडेप्टेशन टू एनवायरमेंट, एडेप्टेशन टू एनवायरमेंट। ठीक है, या रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंट। ठीक है, एंड थर्ड है पैथोजेनेसिस। ठीक है, पैथोजेनेसिस परफॉर्म करने के लिए जो बैक्टीरिया पैथोजेनेसिटी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, बेसिकली वो जो पैथोजेनेसिस है, पैथोजेनेसिस इन केस ऑफ पैथोजन, पैथोजेंस क्या होते हैं, डिजीज काउजिंग ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोल देते हैं, पैथोजेंस। तो पैथोजेंस कैसे पैथोजेनेसिस काउज करते हैं, उनमें क्या करता है ये बेसिकली हेल्प करता है। क्लियर है, तो हमने क्या बोला, इसमें क्या होंगे, टू कंपोनेंट सिग्नलिंग सिस्टम कंप्राइज करेगा हिस्टीडीन काइनेज प्रोटीन। ठीक है, अब बेसिकली ये क्या करेगा, सिग्नल रिसीव करेगा। ठीक है, और क्या करवा देगा, इसको ट्रांसमिट करवा देगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने किसकी बात करी, टू कंपोनेंट्स की बात करी ना। ठीक है, तो मेरे पास टू कंपोनेंट सिस्टम में मैंने दो चीजों की बात करी, एक मैंने बात करी है सेंसर हिस्टीडीन काइनेज की, और दूसरी यहाँ पे मैंने बात करी रिस्पॉन्स रेगुलेटर की। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास जो सेंसर हिस्टीडीन काइनेज है
एक तो यहाँ पे क्या करवाएगा, ये फॉस्फोराइलेशन करवाएगा। दूसरा इसको हम किस नाम से जानते हैं, ट्रांसमीटर डोमेन भी बोल देते हैं इसको, क्योंकि अपने फॉस्फेट को ट्रांसमिट कर देता है, ट्रांसफर कर देता है, तो इसको हम बोल देते हैं ट्रांसमीटर डोमेन। ठीक है, तो इसके दो फंक्शन है। ठीक है, फर्स्ट इसका क्या फंक्शन है, हैज काइनेज फंक्शन। ठीक है, तो काइनेज लगा है तो क्या फंक्शन है इसका, काइनेज फंक्शन है। काइनेज का मतलब क्या हुआ, फॉस्फोराइलेशन करवाना इसका फंक्शन है, और अपनी ही फॉस्फोराइलेशन खुद करवाता है, तो इसको ऑटो फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। तो ये क्या करवाएगा, फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, एक फंक्शन क्या है इसका, फॉस्फोराइलेशन करवाना। ठीक है, और फॉस्फोराइलेशन किसकी करवाएगा, खुद की करवाएगा, तो यहाँ पे क्या होगी, ऑटो फॉस्फोराइलेशन होगी। ठीक है, और जो फॉस्फोराइलेशन होगी वो कौन से अमाइनो एसिड्स पे होगी, नाम से पता लग रहा है, सेंसरी हिस्टिडीन काइनेज। तो ये जो हिस्टिडीन अमाइनो एसिड है उस पे क्या करवाएगा, फॉस्फोराइलेशन करवाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। यस मैम। ठीक है, और यहाँ पे और साथ में इसका जो फॉस्फेट है, ठीक है, एक तो फॉस्फोराइलेशन करवाएगा, दूसरा ये क्या करता है, अपने फॉस्फेट को ट्रांसमिट कर देता है आरआर के पास। ठीक है, रेगुलेशन के टाइम पे। ठीक है, ये रिस्पॉन्स रेगुलेटर, आरआर को हम बोलते हैं रिस्पॉन्स रेगुलेटर। तो जैसे इसने रिस्पॉन्स को रेगुलेट करना है, इसलिए इसको बोल देते हैं आरआर को रिसीवर डोमेन। एक को हमने बोला ट्रांसमीटर क्योंकि ट्रांसमिट करवाएगा, और एक को हम बोल देते हैं रिसीवर डोमेन क्योंकि इसका ये फॉस्फेट रिसीव कर लेता है, तो इसको हम बोल देते हैं रिसीवर डोमेन। अब ये जो रिसीवर डोमेन है, अगर मैं इसके फंक्शन की बात करूं तो ये फॉस्फेटेज की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, किसकी तरह एक्ट करेगा, ये फॉस्फेटेज की तरह। ठीक है, अब ये क्या करेगा, फॉस्फेटेज क्या करते हैं, किसको रिमूव करवाते हैं, फॉस्फेट को। ठीक है, तो फॉस्फेटेज है तो क्या करेगा, ये लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, दैट रिमूव दी हिस्टिडाइल फॉस्फेट, जो हिस्टिडीन। ठीक है, काइनेज ने क्या किया, हिस्टिडीन अमाइनो एसिड की फॉस्फोराइलेशन करी, अब ये इसको रिमूव करवा देगा। ठीक है, दैट रिमूव हिस्टिडाइल फॉस्फेट फ्रॉम किससे रिमूव करवाएगा, सेंसर से, फ्रॉम सेंसर। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास एक मैकेनिज्म इन्वॉल्व होता है। ठीक है, जहाँ पे क्या होता है, हमारे पास जो एस्पर्टाइल फॉस्फेट है वो क्या करेगा, रिसीवर डोमेन की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, इसको मैं बाद में समझाती हूँ, पहले ये बताओ, इतना समझ आया। यस मैम। ठीक है, इसको सिंपल फॉर्म में बताती हूँ। देखो, जो हमने अभी लिखा मैं उसी को बना रही हूँ। ठीक है, ताकि हमें याद भी हो जाए। मेरे पास मैंने क्या बोला कि मेरे पास सेंसर हिस्टिडीन काइनेज है। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है, हमने रिसेप्टर देख लिया है कि हमारे पास ऐसे जैसे दिखता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, सेंसर हिस्टिडीन काइनेज है। तो ये मेरे पास कौन सी यूनिट है, SHK, सेंसर हिस्टिडीन काइनेज। ठीक है, अब मैंने क्या बोला, जैसे ही लाइगेंड आएगा, ठीक है, कोई भी क्या आ गया, लाइगेंड। ठीक है, तो जैसे ही लाइगेंड आएगा तो क्या होगा, यहाँ पे जो इसका हिस्टिडीन अमाइनो एसिड होगा, मान लो ये इसका H फॉर हिस्टिडीन है, ये इसका हिस्टिडीन अमाइनो एसिड है, तो यहाँ पे क्या करवा देगा, जो SHK है। ठीक है, के मतलब काइनेज एक्टिविटी, इसके खुद के पास क्या है, काइनेज एक्टिविटी है, तो ये खुद की ही क्या करवा देगा, ऑटो फॉस्फोराइलेशन करवा देगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, जो H है उसकी क्या हो जाएगी, जहाँ पे भी हिस्टिडीन होगा वो हो जाएगी उसकी ऑटो फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, अब जैसे ही आपके पास कौन से अमाइनो एसिड पे हुई, हिस्टिडीन अमाइनो एसिड पे ऑटो फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, अब यहाँ पे जो फॉस्फेट है, ठीक है, अब दूसरी यूनिट कौन सी है हमारे पास, रिस्पॉन्स रेगुलेटर है, तो ये बना दी मैंने दूसरी यूनिट। ठीक है, ये मेरे पास सेकंड है, तो मेरे पास दो कंपोनेंट है, एक फर्स्ट कंपोनेंट SHK और सेकंड कंपोनेंट RR मतलब रिस्पॉन्स रेगुलेटर है। ठीक है, अब ये जो क्या है, SHK है। ठीक है, वहां से क्या होगा, मेरे पास जो फॉस्फेट है वो ट्रांसफर हो जाएगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, ट्रांसमीटर डोमेन। ठीक है, तो ये क्या करता है, यहाँ पे
यहाँ पे जो एक्टिविटी होती है उसको हम बोलते हैं फॉस्फो ट्रांसफर एक्टिविटी। यहाँ पे क्या हुआ, इसका जो फॉस्फेट है वो ट्रांसफर हो जाएगा, तो इसको हमने क्या बोल दिया, फॉस्फो ट्रांसफर एक्टिविटी। ठीक है, फॉस्फो ट्रांसफर एक्टिविटी होगी। और जो रिस्पॉन्स रेगुलेटर है, मान लो ये मेरे पास क्या है, रिस्पॉन्स रेगुलेटर है। ठीक है, तो जो रिस्पॉन्स रेगुलेटर है इसके पास अमाइनो एसिड होता है, अमाइनो एसिड होता है, इसके पास होता है एस्पार्टिक एसिड। ठीक है, एस्पार्टिक एसिड को या एस्पार्टेट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या है, डी मतलब एस्पार्टेट। ठीक है, तो इसके पास क्या प्रेजेंट है, इसके पास प्रेजेंट है एस्पार्टेट। तो ये जो फॉस्फेट आया, ठीक है, वो एस्पार्टेट की क्या करवा देगा, फॉस्फोराइलेशन करवा देगा। तो रिस्पॉन्स रेगुलेटर ने क्या किया, फॉस्फेट को ट्रांसफर कर दिया, मतलब इसके फॉस्फेट को क्या किया, हटा दिया, और उस फॉस्फेट को खुद को क्या कर लिया, खुद के पास ले आया उस फॉस्फेट को। समझ आया? मैम रिपीट कर दो लास्ट वाला। मैंने क्या बोला, यहाँ पे तो मेरा आर है, उसकी होती है फॉस्फेटेज एक्टिविटी, ठीक है। फॉस्फेटेज एक्टिविटी। तो फॉस्फेटेज क्या करेगा, ये मेरा जो हिस्टिडीन है वहां से हटा देगा पी को। ठीक है, इसने क्या किया, हिस्टिडीन से रिमूव कर दिया, किसको रिमूव कर दिया, फॉस्फेट को रिमूव कर दिया। इतनी बात समझ आई? यस मैम, और उसी फॉस्फेट को फिर आगे यूज कर लिया। हाँ, इसी फॉस्फेट को क्या करेगा, ये ट्रांसफर करवा देगा। ठीक है, फॉस्फो ट्रांसफर सिंपली क्या करेगा, इसको ट्रांसफर करवा देगा। और जो रिस्पॉन्स रेगुलेटर होगा, ठीक है, मतलब जो खुद है, इस अपने खुद का ही इसने क्या किया, अब इस ये जो फॉस्फेट इसने रिमूव करवाया, इसका यूज ये खुद में कर लेगा। इसका जो एस्पार्टिक एसिड है उसकी फॉस्फोराइलेशन करवा देगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ आपके पास। पहले हमने क्या बोला, फर्स्ट क्या हो गया, फर्स्ट हो गया एक्टिवेशन ऑफ SHK so that it ऑटो फॉस्फोराइलेट। ठीक है, पहले हमने इसकी एक्टिवेशन करी, एक्टिवेशन किसके थ्रू हुई, इसने क्या किया, ऑटो फॉस्फोराइलेशन करी। क्यों करी भाई, इसके पास क्या है, काइनेज एक्टिविटी है, इसके पास एंजाइम है, ये क्या कर सकता है, फॉस्फोराइलेशन कर सकता है। तो फॉस्फोराइलेशन करी होगी तो किसका यूज किया होगा, यहाँ पे एटीपी का यूज होगा, मतलब, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। यहाँ पे जो फॉस्फेट डोनर है वो कौन है, ATP है। ठीक है, तो ATP क्या है यहाँ पे, P मतलब फॉस्फेट, D ऑन डोनर। ठीक है, तो पहले इसने फॉस्फेट का यूज किया। ठीक है, अब ये जो फॉस्फेट है उसको क्या करेगा, ये ट्रांसफर करेगा। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे हमने क्या लिखा है, इसके इट्स हिस्टिडीन अमाइनो एसिड। ठीक है, हिस्टिडीन ए मतलब अमाइनो एसिड की क्या हुई, ऑटो फॉस्फोराइलेशन हुई, एंड देन के बाद क्या, ट्रांसफर ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, फिर क्या हुआ, ट्रांसफर ऑफ फॉस्फेट ग्रुप हुआ, कहाँ पे हुआ, तो एस्पार्टिक एसिड, डी मतलब एस्पार्टिक एसिड। ठीक है, अमाइनो एसिड ऑफ, कहाँ पे चला गया ये, एस्पार्टिक एसिड अमाइनो एसिड है, जो किसके पास है, ऑफ रिस्पॉन्स रेगुलेटर, आर का जो क्या है, एस्पार्टिक एसिड है। एस्पार्टिक एसिड क्या है, या एस्पार्टेट क्या है, हमारे पास अमाइनो एसिड है, तो उसके पास ये फॉस्फेट ग्रुप चला जाएगा। और ये एक्टिविटी कौन करवाएगा, रिस्पॉन्स रेगुलेटर करवाएगा, क्योंकि इसके पास कौन सी एक्टिविटी होती है, फॉस्फेटेज एक्टिविटी होती है। इतना क्लियर है? यस मैम। ठीक है, अब हमने क्या बोला कि हमारे पास ये चीजें ऐसे रिस्पॉन्स कर रही हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास ये है, मैम इसका क्या एग्जांपल है, ये वाली सिग्नलिंग कहाँ पे होगा? ये जो हमारे पास सिग्नलिंग होती है वो मतलब ये बेसिक स्टेप टाइप समझ सकते हो आप।
ठीक है। Yes. अब ये जो सिग्नलिंग होती है मैं आपको आगे एग्जांपल दूंगी। जैसे आपने मैराइन फिशेस देखी होंगी। अब जो मैराइन फिशेस होती हैं जो डीप में रहती हैं, ठीक है, उनके पास क्या होता है, उन बेसिकली डीप में क्या होता है, लाइट पेनिट्रेट नहीं करती है। तो उनके केस में क्या होता है, वहां पे आपने सुना होगा म्यूचुअल एसोसिएशन होती है उनकी बैक्टीरिया के साथ। वो जो बैक्टीरिया होते हैं वो कैसे बैक्टीरिया होते हैं, जो बायोल्यूमिनेसेंस शो करते हैं, मतलब चमकते हैं। तो वो क्या करता है, बेसिकली वो जो बैक्टीरिया है वो फिश के साथ, फिश के टिश्यू में एक्युमुलेट हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। तो उनको क्या करवाते हैं, वो लाइट प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है। या फिर मान लो हमारे पास क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करती हूँ, जो बैक्टीरिया हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, किसी भी केमिकल के प्रति आपके पास रिस्पॉन्स शो करते हैं। या तो क्या होगा, अगर आपने कोई ऐसी चीज स्प्रे कर दी, या फिर ऐसा कोई एक्टिवेटर जो क्या कर रहा है, मूवमेंट या फिर बैक्टीरिया की ग्रोथ करवा रहा है, ठीक है, तो क्या करते हैं, बैक्टीरिया एकदम से ग्रो कर जाएगा। अगर आपने ऐसे कोई केमिकल रिलीज कर दिया या केमिकल स्प्रे कर दिया, जिससे क्या हो रही है, बैक्टीरिया की ग्रोथ इनहिबिट हो जा रही है। तो बेसिकली जितने भी हमारे पास बैक्टीरियल रिस्पॉन्स आएंगे वो किसके थ्रू आएंगे, टू कंपोनेंट सिस्टम। ठीक है। तो यहाँ पे जनरल स्टेप्स थे कि आपके पास जो टू कंपोनेंट सिस्टम होता है वो कैसे चलता, कैसे, ठीक है, उसमें रेगुलेशन कैसे होती है। ठीक है। तो मैकेनिज्म में हमने क्या बोला, टू कंपोनेंट सिस्टम में जब भी एनवायरमेंट स्टिमुलाई आएगा, ठीक है, फिर मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। ठीक है। हमने क्या बोला, पहले मेरे पास क्या हुआ, एनवायरमेंट से स्टिमुलाई आया। एनवायरमेंट से क्या आया, स्टिमुलाई, मतलब कोई भी स्टिमुलस आया। ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, मेरे पास जो सेंसरी प्रोटीन है, ठीक है, ये मेरे पास क्या है, सेंसरी प्रोटीन, मतलब SHK है जो, ठीक है, इसको मैं क्या बोलूंगी, सेंसरी प्रोटीन है, सारे क्या है, प्रोटीन ही है। ठीक है। तो ये जो सेंसरी प्रोटीन है वो क्या कर जाएगी, एक्टिवेट हो जाएगी। ठीक है। किसके साथ कब एक्टिवेट होगी, जब किसके साथ बाइंड कर जाएगी, लाइगेंड के साथ जब बाइंडिंग होगी तो हमारी जो सेंसरी प्रोटीन है वो कैसी हो जाएगी, वो हो जाएगी एक्टिवेट। ठीक है। अब ये जो एक्टिविटी होगी वो कहाँ पे होगी, एक्स्ट्रा सेलुलर मीडियम में, बाहर को होगी। ठीक है। सेल के अंदर नहीं होगी, कहाँ पे होगी, एक्स्ट्रा सेलुलर मीडियम में। ठीक है। उसके बाद हमने क्या बोला, जो ATP डिपेंडेंट है, हमारा जो SHK है, ठीक है, वहां पे क्या होगी, ATP डिपेंडेंट एक्टिविटी होगी। यहाँ पे जो ATP है वहां पे ATP डिपेंडेंट एक्टिविटी होगी। और ATP डिपेंडेंट एक्टिविटी से क्या करेंगे हम, ATP से यहाँ पे ये वाली एक्टिविटी बोल रहे हैं, जो ATP है वो किस में चेंज हो जाएगा, ATP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। और यहाँ पे हम क्या करवा देंगे, SHK की ऑटोफॉस्फोराइलेशन करवा देंगे। अब जब इसकी ऑटोफॉस्फोराइलेशन होगी तब क्या होगा आपके पास, बेसिकली ऑटोफॉस्फोराइलेशन कहाँ पे होगी, हिस्टीडीन पे होगी। ठीक है। हिस्टीडीन क्या हमारे पास अमाइनो एसिड है, वहां पे हो जाएगी इसकी ऑटोफॉस्फोराइलेशन। इसकी वजह से, क्योंकि इसके पास जो SHK है उसके पास काइनेज एक्टिविटी है। हमारे पास क्या हुआ, ATP की प्रेजेंस में जो HKs है, ठीक है, हिस्टोन काइनेज, ठीक है, एस, वो किस में चेंज, वो क्या करेगा, एक तो ADP बना देगा, प्लस जो हिस्टोन काइनेज है वो क्या कर देगा, यहाँ पे हिस्टोन काइनेज के साथ कौन बाइंड कर जाएगा, T मतलब फॉस्फेट, हिस्टिडीन के साथ कौन बाइंड कर जाएगा, फॉस्फेट बाइंड कर जाएगा। ये बोला हमने। फिर हमने क्या बोला, जो फॉस्फोराइलेशन ऑफ द कंजर्व्ड एस्पार्टिक एसिड विद द RR डोमेन। ठीक है। उसके बाद जो फॉस्फोराइलेशन होगी वो किसकी होगी, एस्पार्टिक एसिड की होगी, एस्पार्टिक एसिड की। अब ये याद रखना है आपने, एस्पार्टिक एसिड कहाँ पे होता है, RR डोमेन में होता है। ठीक है। और यहाँ पे उसके बाद क्या होगा, सिंपल, यहाँ पे जो यूजुअल एंड टारगेट ऑफ टू कंपोनेंट पाथवे इज द रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। ऐसे ही हमारे पास अब ये जो रेगुलेटरी होगी वो किसको एक्सप्रेस करेगी, किसको कंट्रोल करेगी, ये हमारे जीन के एक्सप्रेशन को कंट्रोल करेगी। तो इसकी फॉस्फोराइलेशन और डीफॉस्फोराइलेशन से क्या होती है, रेगुलेशन होती है। मैम इसके अंदर जो ये अमाइनो एसिड है वो सेम ही रहेंगे कि ये चेंज हो जाएंगे अगर किसी और ऑर्गेनिज्म में? नहीं, ये सेम रहेंगे हमारे पास। यस मैम। जो SHK है बैक्टीरिया में, ठीक है, यस मैम। यस। बैक्टीरिया में आपके पास ये चीजें सेम रहेंगी। ठीक है। तो हमने क्या बोला, ये है, ये हमारा रिसेप्टर हो गया, ये हमारे पास कोई भी क्या हो गया, एनवायरमेंटल सिग्नल हो गया, कोई भी सिग्नल या कोई भी केमिकल। ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ये हो गया मेरा सेंसरी काइनेज। ठीक है। एस के मतलब सेंसरी काइनेज हो गया।
ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो रहा है, साइटोप्लाज्म में ये एक्टिविटी चल रही है। देखो बाइंडिंग कहाँ पे होगी, बाइंडिंग होगी बाहर, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ आपके पास, एटीपी में चेंज हो गया, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में चेंज हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास जब बाइंडिंग हो जाएगी, ठीक है, जब बाइंडिंग हो गई तो ये एक्टिविटी होगी। अब हमने क्या बोला आपके पास, जैसे डीएनए है, तो डीएनए में कौन कौन से, जैसे आपने पढ़ा होगा डीएनए में क्या होता है, जब ट्रांसक्रिप्शन होती है, ठीक है, तो क्या होता है हमारे पास, प्रमोटर रीजन होता है, स्ट्रक्चरल जीन होती है, ठीक है, और टर्मिनेटर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सेम एक्टिविटी होगी, समझ आई बात है, यस जीन एक्सप्रेशन होता है, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि यहाँ पे जब क्या हो जाएगा, फॉस्फेटेज एक्टिविटी होगी, मतलब फॉस्फोराइलेशन हो गई। अब जब फॉस्फोराइलेशन हो गई तो किसको कंट्रोल करेगी, मान लो ये मेरे पास क्या है, डीएनए है, डीएनए का जो फंक्शनल सेगमेंट है उसको हम बोल देते हैं जीन। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले आएगा प्रमोटर, ठीक है, लास्ट में होगा टर्मिनेटर, बीच में होगी स्ट्रक्चरल जीन, ठीक है। मतलब जो भी हमें फंक्शन परफॉर्म करना है, अब डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चरल जीन हो सकती है, कि जो फंक्शनिंग होगी उसके अकॉर्डिंग क्या होगी, हमारी स्ट्रक्चरल जीन होगी, ठीक है। इसके बाद मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। स्ट्रक्चरल जीन हो गया, अब जैसे इसकी क्या होगी, फॉस्फोराइलेशन हो गई, ठीक है, तो यहाँ पे फॉस्फेट ट्रांसफर हो जाएगा। अब ये क्या करेगा, इसको रेगुलेट कर देगा, और इसकी ये किसको फंक्शन करेगा, ये इसको एक्टिवेट कर देगा, और आपके पास ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, ट्रांसलेशन फैक्टर और प्रोटीन का एक्सप्रेशन हो जाएगा सेम वे। बेसिक चीजें पता लगी, बेसिक स्टेप्स आपको क्लियर है? यस मैम। ठीक है, अगर आपको बेसिक स्टेप्स क्लियर हैं तो मैं आपको देखो थोड़ा सा ये थोड़ी 5-10 मिनट लगेंगे बस, हो जाएगा फिर, है ना, ठीक है। इसको खत्म कर लेते हैं फिर, क्योंकि हमने आगे भी चलना है ना। यस मैम। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बात कर लेती हूँ कीमोटैक्सिन इन बैक्टीरिया, ठीक है, कोई भी कीमो मतलब केमिकल कोई भी, ठीक है, कीमोटैक्सिन इन बैक्टीरिया, ठीक है। अब जो कीमोटैक्सिन है उसके रिस्पॉन्स में, कोई भी कीमोटैक्सिन मतलब कोई भी केमिकल है, केमिकल के रिस्पॉन्स में हमारा बैक्टीरिया क्या करेगा, मूवमेंट शो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम, इसका मतलब क्या हुआ, हम किसकी बात कर रहे हैं, मूवमेंट ऑफ बैक्टीरिया, कि आपके पास बैक्टीरिया कैसे मूवमेंट शो करता है, इन रिस्पॉन्स टू केमिकल, ठीक है, किसी केमिकल के रिस्पॉन्स में बैक्टीरिया कैसे मूवमेंट शो करता है उसके बारे में बात हो रही है। यहाँ पे मूवमेंट लिखा है मैंने ना, मूवमेंट ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये मेरे पास, देखो हमारे पास जो बैक्टीरिया है, अब आपने बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर आई होप आपको क्लियर होगा। तो बैक्टीरिया है, जैसे प्रोकैरियोटिक सेल का हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, ठीक है। तो बैक्टीरिया के पास क्या होता है, मूवमेंट के लिए होता है फ्लैजिला, है ना, ठीक है। अब जो फ्लैजिला होता है उसमें क्या प्रेजेंट होती है, फ्लैजिला में फ्लैजिलरी मोटर प्रेजेंट होती है जो मूवमेंट में हेल्प करती है, ठीक है, उसको हम बोल देते हैं फ्लैजिलर मोटर, जो किसमें हेल्प करती है, मूवमेंट में हेल्प करती है, ठीक है। अब ये जो मोटर डिफरेंट टाइप की होती है, मोट ए होती है, बी होती है ना, ठीक है, फ्लैजिलरी मोटर है, ठीक है, मोट बी लिखना था, मोट बी होती है, ठीक है, और एक हमारे पास पिग FIG, ठीक है, ये मेरे पास क्या है, फ्लैजिलर मोटर है, ठीक है। अब बेसिकली आपके पास जो फ्लैजिलर मोटर है, ठीक है, और जो ये जो मोटर है वो क्या करती है, मूवमेंट शो करती है, मोटर की वजह से क्या हो रही है, फ्लैजिला मूव कर रहा है, इसकी वजह से क्या होगा, हमारा फ्लैजिला जो होगा बैक्टीरिया का वो क्या करेगा, मूव करेगा। अब ये जो मोटर है वो दो टाइप की मूवमेंट करवाती है, ठीक है, एक तो कैसे करवाएगी, क्लॉकवाइज मूवमेंट करवाएगी, ठीक है, और एक करवाएगी काउंटर मूवमेंट मतलब एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एक ऐसी मूवमेंट करवाएगी एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब आपने याद रखना है एंटी क्लॉकवाइज, जो हमारे पास क्लॉकवाइज मूवमेंट होती है, ठीक है, वो होती है कीमोरेपिलिएंट, ठीक है। जब भी क्लॉकवाइज मूवमेंट होगी वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, कीमोरेपिलिएंट को, मतलब केमिकल के प्रति जो बैक्टीरिया है वो क्या करता है, रेप्लियंस शो करता है, रेप्लिएंट है, अट्रैक्ट नहीं हो रहा है, दूर भाग रहा है उससे, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे कीमोरेपिलिएंट, PP, कीमो
रेप्लिएंट। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि मेरे पास कोई भी बैक्टीरिया है, मैंने किसी भी केमिकल की बात करी, तो वहां पे अगर जो बैक्टीरिया का जो फ्लैजिला है अगर कैसे मूवमेंट कर रहा है, क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रहा है, दैट मीन्स कि हमारे पास जो बैक्टीरिया है वो कीमो रेपिलिएंट है। ठीक है, तो इस केस में जो बैक्टीरिया की मूवमेंट है वो क्या हो जाएगी, सीज हो जाएगी, बैक्टीरिया फर्दर मूवमेंट नहीं करेगा या फिर टम्बल हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। इतनी बात समझ आई? ठीक है, अब जब हमारे पास कैसा है, जब बैक्टीरिया की जो मूवमेंट है वो कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, मतलब कैसा है, वो कीमो अट्रैक्टेंट है। कीमो मतलब जो केमिकल हमने यूज किया है उसकी तरफ क्या हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है, कीमो अट्रैक्ट है। ठीक है, तो उस केस में हमारे पास क्या होगा, अट्रैक्टेंट है ना, उस केस में जो बैक्टीरिया है वो क्या करेगा, रन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, आगे को मूव करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन। यहाँ पे हम मूवमेंट की बात कर रहे हैं। इतनी बात समझ आई? यस मैम। ठीक है, देखो यहाँ पे ये बना लेती हूँ मैं बैक्टीरियल सेल। ये हो गई मेरे पास बैक्टीरियल। ठीक है, अब यहाँ पे मैं किसकी बात कर लेती हूँ, एक बार मैं बात कर लेती हूँ क्लॉकवाइज मूवमेंट की। ठीक है, जब क्या हो रहा है, मेरे पास जो कीमोटैक्सिन है उसके प्रति जो बैक्टीरिया है वो रेपिलिएंट है, मतलब जो मूवमेंट है उसको रोक दे रहा है, सीज कर दे रहा है। ठीक है, तो देखो जब मेरे पास यहाँ पे बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन के पास क्या होगा, यहाँ पे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे जिनको हम बोलेंगे कीमो रेपिलिएंट रिसेप्टर। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने, कैसे रिसेप्टर है ये, तो हम बोल देते हैं कीमोटैक्सिस रिसेप्टर भी बोल देते हैं, कीमोटैक्सिस रिसेप्टर, या फिर हम बोल सकते हैं इनको कीमो रिसेप्टर, सिंपल कीमो रिसेप्टर। अब ये जो कीमो रिसेप्टर है वो किसको रिसीव करेंगे, मेरे पास केमिकल को रिसीव करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास जो केमिकल है उसको कौन रिसीव करेगा, इसको रिसीव करेगा कीमो रिसेप्टर। ठीक है, तो ये मेरे पास हो गए केमिकल हो गया। ठीक है, अब बेसिकली यहाँ पे मेरे पास क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पे बैक्टीरिया का जो साइटोप्लाज्म है इसके पास प्रेजेंट होता है एडेप्टर प्रोटीन, एडेप्टर प्रोटीन। ठीक है, जो मेरे पास है, ठीक है, CHEW, मतलब CHE किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, केमिकल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब इसके पास क्या प्रेजेंट होगा, इसके पास प्रेजेंट होगा यहाँ पे एक और प्रोटीन, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं केमिकल, CH मतलब केमिकल को, कीमो को रिप्रेजेंट कर रहा है A। ठीक है, अब बेसिकली ये क्या है, यहाँ पे जो CHE है वो क्या है, यहाँ पे सेंसर हिस्टिडीन काइनेज है। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपल कौन सी एक्टिविटी होगी, हमारे पास सबसे पहले होगी SHK एक्टिविटी। ठीक है, अब सेंसर हिस्टिडीन किसका यूज करेगी, ATP का यूज करेगी, इसको किस में चेंज कर देगी, ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में यूज कर देगी। ठीक है, अब ये जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है वो कहाँ पे जाएगा, वो जाएगा रिस्पॉन्स रेगुलेटर RR के पास। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, RR प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पे रिस्पॉन्स रेगुलेटर की 2 यूनिट्स होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास रिस्पॉन्स रेगुलेटर प्रेजेंट है, ऐसे बनाया था मैंने। ठीक है, अब इसके पास भी क्या होगा, 2 मेरे पास से यहाँ पे जीन प्रेजेंट होगी, एक को हम बोलेंगे कीमो वाई। ठीक है, और यहाँ पे भी क्या है, कीमो वाई। ठीक है, अब बेसिकली क्या होगा, ये जो फॉस्फेट है यहाँ पे क्या होगा, फॉस्फो ट्रांसफर एक्टिविटी होगी। ठीक है, और ये जो फॉस्फेट है वो कहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे। ठीक है, तो पहले क्या था, नॉर्मल केस में मैं बात करूं तो मेरे पास जो रेगुलेटरी रिस्पॉन्स रेगुलेटर था वो कैसा था, ये इसका एस्पार्टिक एसिड है इसके पास, पर कैसा है, इसकी फॉस्फोराइलेशन नहीं हुई है, तो कैसा है, ये इनएक्टिव है। अब जैसे इसके पास क्या आ गया, फॉस्फेट आ गया, तो क्या हो जाएगा, इसकी फॉस्फोराइलेशन हो गई, मतलब इसके जो एस्पार्टिक एसिड है उसकी क्या हो गई, फॉस्फोराइलेशन, तो क्या हो जाएगा, ये एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे ही एक्टिवेट होगा तो ये क्या करेगा, जो फ्लैजिला है
फ्लैजिला की मूवमेंट को क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा या सीज कर देगा। समझ आई बात? यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पे SHK और जो रिस्पॉन्स रेगुलेटर है वो कैसे काम कर रहा है, तो ऐसे इस वे में काम कर रहा है। अब देखो जब क्या होगा, जब हमारे पास फॉस्फेटेज एक्टिविटी हो जाएगी, जब हम फॉस्फेट को हटा देंगे तब क्या होगा, मूवमेंट, शो करेगा। यहाँ पे मूवमेंट सीज कर रहा है। जब हमने मूवमेंट करवानी हो तो हमें किसको रिमूव करना पड़ेगा, फॉस्फेट को रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। अब देखो ये जो सिग्नलिंग होती है तो कितना टाइम के लिए चलती है, यहाँ पे ये जो मान लो ये मेरे पास सिग्नलिंग है, ठीक है, वो चल रही है मेरे पास, मान लो अप्रोक्सीमेटली हमारे पास 1 to 10 सेकंड के लिए कोई सिग्नलिंग चलती है, ठीक है, सेकंड्स के लिए। अब मैंने क्या करना है, अगर इसको रिमूव करवाना है तो मेरे पास क्या था, ये मेरे पास कीमोवाई प्रोटीन थी जो बेसिकली जीन एक्सप्रेशन शो कर रही थी, ठीक है। यहाँ पे ये मेरे पास क्या था, कीमोवाई प्रोटीन थी, जहाँ पे क्या हुआ था, ये इसका एस्पार्टिक एसिड था, एस्पार्टिक एसिड की हमने क्या करवाई, फॉस्फोराइलेशन करवाई थी, जो क्या कर रहा है, क्लॉकवाइज मूवमेंट करवा रहा है। अब जैसे क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रही है तो मेरे पास मूवमेंट क्या हो जा रही है, सीज हो जा रही है, स्टॉप हो जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं किसका यूज करूंगी, मैं आपके पास रिस्पॉन्स रेगुलेटर में से एक और पार्ट का यूज करेंगे जिसको हम बोलेंगे कीमोजेट, ठीक है, CHEZ, ठीक है, चीजेड, ठीक है। अभी जो कीमोजेड है वो क्या करेगा, बेसिकली रिस्पॉन्स रेगुलेटर कौन सी एक्टिविटी शो करता है, फॉस्फेटेज, तो ये भी कौन सी एक्टिविटी करेगा, फॉस्फेटेज एक्टिविटी शो करेगा, ठीक है। अभी फॉस्फेटेज एक्टिविटी करेगा तो क्या करेगा ये फॉस्फेटेज एक्टिविटी में, सिंपल है, क्या कर देगा ये, इसके फॉस्फेट को हटा देगा, है ना। और जैसे इसका फॉस्फेट रिमूव हो गया तो ये फिर से क्या सा हो जाएगा, समझ आई, मतलब ये मूवमेंट को क्या करवा रहा था, पता लगा आपको या नहीं लगा? यस मैम, ये इसको मतलब मूवमेंट को सीज कर रहा था। हाँ, तो यहाँ पे मैंने क्या बोला, जब इसके साथ फॉस्फेट था तो क्या करवा रहा था, ये क्लॉकवाइज मूवमेंट करवा रहा था। और जैसे क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रही थी तो उस केस में क्या हो रहा था, जो मूवमेंट है वो आगे नहीं हो पा रही थी केमिकल के रिस्पॉन्स में, तो ये क्या कर रहा था, ये जो केमिकल है वो मूवमेंट को सीज करवा रहा था, ठीक है। अब जैसे ये क्या हुआ, कीमोजेड आया तो ये कौन सी एक्टिविटी करेगा, फॉस्फेटेज एक्टिविटी करेगा। फॉस्फेटेज एक्टिविटी का मतलब क्या हुआ, इसके फॉस्फेट को क्या कर देगा, ये रिमूव कर देगा। अब जब फॉस्फेट रिमूव हो जाएगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, मूवमेंट होगी ना, मूवमेंट शो ठीक है, करेगा, पहले ही freeze करवा, है ना, तो क्या कर देगा वो, मूवमेंट शो कर देगा, क्लियर है, ठीक है। अब यस वहीं मैम। पे अगर मैं रेगुलेशन की बात करूं, ठीक है, जैसे हर बार आपके पास रिस्पॉन्स नहीं होता है, ठीक है, तो अगर मैं रेगुलेशन की बात करूं तो क्या होता है कि जो मेरे पास कई केसेस में यहाँ पे जो कीमो रिसेप्टर्स हैं उनमें क्या हो जाती है, मिथाइलेशन की एक्टिविटी परफॉर्म हो जाती है, ठीक है। मतलब अगर बार बार सेम ही चीज आ रही है, आपने सुना होगा ना, कोई भी बैक्टीरिया अगर आप एक जैसा ही क्या करते रहते हो, एक जैसे DDT का ज्यादा यूज कर लेते हो, कोई भी एक भी केमिकल है, अगर कोई केमिकल है उसका आप एक्सेसिव यूज कर लेते हो तो बैक्टीरिया में रेजिस्टेंस आ जाती है, मतलब उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है फिर बैक्टीरिया पे, है ना, कि हमारे पास यस क्या मैम। होती है, रेजिस्टेंस आ जाती है अगर हम एक्सेसिव किसी चीज का यूज कर लेते हैं। तो उस केस में कौन सी एक्टिविटी होती है, मिथाइलेशन एक्टिविटी। ये क्या बोल रहा है मेरे पास कि जो रिसेप्टर होगा, ठीक है, कौन सा रिसेप्टर, कीमो रिसेप्टर, आपने कोई केमिकल फेंका, कोई भी XYZ आपने केमिकल फेंका, तो इस केमिकल का रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए था, या तो ये केमिकल बैक्टीरिया की ग्रोथ करवाएगा या उसको क्या करवा देगा, इनहिबिट करवा देगा, है ना, या तो ग्रोथ करवाएगा या उसको इनहिबिट करवा देगा। अब आपने एक्सेसिव यूज कर लिया इसका, ठीक है, तो इसको जो रिसीव करने वाले रिसेप्टर थे जिनको हमने क्या बोल दिया, कीमो रिसेप्टर, ठीक है, ये मेरे पास क्या आ गए, CHER मतलब कीमो रिसेप्टर है यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो कीमो रिसेप्टर है तो वहां पे क्या हो जाएगा, वहां पे कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म हो जाएगी, मिथाइलेशन एक्टिविटी, मतलब क्या करेगा ये, कीमो रिसेप्टर्स के पास मिथाइल ग्रुप लगा देगा। अब जैसे ही मिथाइल ग्रुप लग गया तो मेरे पास जो कीमो रिसेप्टर है वो मेरे लाइगेंड को रिसीव नहीं करेगा, ठीक है। अगर रिसीव कर भी लेगा तो क्या होगा, इसके पास हिस्टिडीन तो है ही नहीं, ठीक है, मतलब यहाँ पे SH की एक्टिविटी नहीं हो सकती है, समझ आई बात है। इसको हम बोलते हैं डिसेंसिटाइजेशन। अब हमारे पास जो बैक्टीरिया हो गया है वो केमिकल के प्रति कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, वो उसके लिए रेजिस्टेंस हो गया है क्योंकि उसका जो रिसेप्टर है वो डिसेंसिटाइज हो गया है, मतलब उसके लिए वो कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिसेंसिटाइजेशन।
क्लियर है? यस मैम। ठीक है। तो हमारे पास थोड़ा सा रहता है, ठीक है, कल मैं आपको एग्जाम्पल दूंगी थोड़ा सा। इतना क्लियर है?